हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था कि सर ब्लड कैसे जम जाता है जब कोई इंजरी होता है या दुर्घटना होती है या फिर कहीं कट फट जाता है हमारे शरीर में, तो ब्लड कैसे जमता है, ब्लड का बहना रुक क्यों जाता है, कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को बता ही दूँ कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो बच्चों, आप लोग पूरे ध्यान से सुनोगे, हम वन बाई वन आपको समझाएंगे। देखो बच्चों, ये ब्लड क्लॉटिंग जो होता है यानी कि रक्त का थक्का बनना, इसको कहते हैं रक्त का थक्का बनना। और बच्चों, इसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस, और कोगुलेशन भी कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। तो फिर होता कैसे है? तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, कैस्केडिंग का जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली में 4 स्टेज से गुजरते हैं। पहले क्या होता है, सपोज दैट कीजिए कि अगर ब्लेड से या किसी चीज़ से उंगली कट गया, खून का बहना, ब्लड का बहना स्टार्ट होता है। तो बच्चों, ब्लड का बहना जब स्टार्ट होता है तो हम देखते क्या है कि प्राय 4, 5, 6, 7 मिनट के अंदर में वो फिर बंद हो जाता है जब इसको हम दबा देते हैं इसी को। तो होता क्या है, उस वक्त क्या होता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, ये प्लेटलेट्स को कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि मैंने ब्लड में आपको पढ़ाया था और बताया भी था कि ब्लड के जो कंपोजिशन है उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, हाँ, सेल्स। तो ये प्लेटलेट्स ब्लड में बहता रहता है। और जब ये क्या कहते हैं, एक बढ़ते जब इंजुरी साइड पर आता है, हाँ, तो एयर से उसका कांटेक्ट होता है, एयर से उसका कांटेक्ट होता है, तो बना देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है बच्चों, सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ कंबाइन करके, ये बना देता है थ्रोम्बिन। क्या बना देता है? थ्रोम्बिन। और जब ये थ्रोम्बिन बन गया तो थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन है, ये दोनों जब कंबाइन करके क्या बन जाते हैं? फाइब्रिन। क्या बन गया? फाइब्रिन। बस ये एक फाइनल स्टेज से हम गुजर रहे हैं। तो फाइब्रिन जो होता है एक जाल की तरह होता है, देखो ना, ये जाल की तरह है। और जब फाइब्रिन जब बन जाता है तो फाइब्रिन जब जाल बन गया, इस जाल में क्या होता है बच्चों, हाँ, इस तरह से जाल होते हैं और ये बन गए होते हैं। और इसमें जो ब्लड बहता रहता है, इस जाल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये आकर के फंस जाते हैं, और जब ये फंस जाते हैं इसका रास्ता बंद हो जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या कैस्केडिंग प्रोसेस या फिर ब्लड कोगुलेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, आगे हम आपको बताएंगे कि रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन होते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले तो हम थर्मोसाइट्स जो प्लेटलेट्स को कहते हैं, तो उसकी भूमिका अहम होती है। फिर सेकेंड है प्रोटीन्स, क्या है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन जो जाल बनाने में सहायक होता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ, तो हमने देखा कि ये दोनों प्रोटीन है। और फिर एलिमेंट के रूप में हमने देखा कि Ca, कैल्शियम, ये एलिमेंट की भी भूमिका अहम होती है। और फिर विटामिन के, और विटामिन के जो बच्चों से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की भी भूमिका ब्लड क्लॉटिंग में होती है। इसके लैकिंग से ब्लड क्लॉट नहीं करता है बच्चों। तो यहाँ पर एक चीज और क्या देखेंगे कि इसीलिए कहते हैं कि जब विटामिन के हेमरेज जो होता है, ब्रेन हेमरेज, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, उसमें जब क्या होता है विटामिन के कारण ही हेमरेज करता है, जिसमें जान बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये विटामिन के कारण होता है। अब हम आगे आपको बताएंगे बच्चों कि अगर ऐसा होता, सिर्फ इसी की भूमिका होगी, तो हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड जम जाएंगे। तो शरीर के अंदर जब ब्लड जम जाएंगे किसी वेन्स में या आर्टरी में या कैपिलरीज में, तो फिर तो हम परेशान हो सकते हैं, हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? वहाँ एक हेपेरिन, आप देख रहे हो कि यहाँ हेपेरिन जो पाए जाते हैं। हेपेरिन का क्या होता है, ये हेपेरिन जब तक सर्वाइवल स्टेज में रहता है तो इन सारे को, जैसे थर्मोसाइट्स को, थर्मोप्लास्टिन को, थ्रोम्बिन, इन सारे रिएक्शन जो तो कैस्केडिंग प्रोसेस है, इसको रोक करके रखता है, नहीं होने देता है। हमारे शरीर के अंदर जब तक हेपेरिन है अवेलेबल और लिविंग है, तो ये कैस्केडिंग प्रोसेस को रोक देता है। इसीलिए इस
इसको हम एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं और ब्लड को अंदर में नहीं जमने देता है। लेकिन होता क्या है, इंजरी होने के बाद, कट जाने के बाद जब ब्लड बहने लगता है, एयर से उसका कॉन्टैक्ट होता है। एयर के पास जब हेपरिन पहुंचा तो हेपरिन एयर के कॉन्टैक्ट में आते आते डेड हो जाता है। और जब हेपरिन डेड हो गया तो फिर ये सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं। जितने रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है ब्लड क्लॉटिंग के, सारे एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होकर के, चूंकि हेपरिन तो वहाँ नहीं है, जब हेपरिन नहीं है तो वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो इस तरह से हम हेपरिन को एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। और एक खास बात और बता देना चाहूँगा इसमें बच्चों कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपरिन, इसका जो प्रोडक्शन होता है, हाँ, ये बोन मैरो में, लीवर में होता है। इस तरह से बच्चों ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। और एक चीज और मैं इसके साथ साथ बता देना चाहूँगा, कारण वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड बहते 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 इंसान की जान भी जा सकती है। उसको, इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। उस बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो मैंने आपको इतना बताया कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, व्हाट इज कैस्केडिंग प्रोसेस, व्हाट इज कोagulation प्रोसेस, हाउ does blood clot whenever injury takes place, and second thing is that how is it possible not to be clotted in our inside part of the body. So there is a responsible factor, that is heparin. Due to heparin inside our body, blood is not clotted, whereas whenever injury takes place, then heparin comes in contact of air, then it becomes dead. Then after, these responsible factors become active and just start to coagulate the blood. Okay बच्चों।